दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हाल ही में आई मूवी जाट को, जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे थे। तो चलिए इसी बात पर वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में श्रीलंका के जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहां श्रीलंकन आर्मी एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम टाइगर्स है उसका सफाई करने पहुंची थी। और वॉइस ओवर के जरिए हमें पता चलता है कि टाइगर ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे जंगल से कई जगहों पर आतंक फैलाया हुआ है। हालांकि इन दिनों आर्मी टाइगर्स गैंग के लोगों को तो मार ही रही थी, साथ ही वो इस जमीन में गड़ी खजाने को भी ढूंढ रही थी, जिसके ऑर्डर सरकार से आए थे। फिर हम गांव के कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें खुदाई के दौरान एक बड़ा सा बक्सा मिलता है और उसमें सोने का खजाना था। ये देखकर वो लोग खजाने को यहाँ से लेकर भागने की सोचते हैं, लेकिन आर्मी वाले उन्हें रोक लेते हैं। इसलिए गैंग मिलकर पूरे आर्मी वाले को मार डालते हैं और फिर ये सारा खजाना लेकर बोट के जरिए इंडिया के बॉर्डर पर आ जाते हैं। यहाँ पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि कहाँ से आए हो। तभी इस गैंग का लीडर राणा तुंगा बोलता है कि हम श्रीलंका से आए हैं और हम अब यहीं रहेंगे। इस पर पुलिस वाला हंसने लगता है कि मजाक है क्या, श्रीलंका में जगह कम पड़ी थी कि तुम यहाँ आ गए हो। इतने में ही राणा तुंगा अपने पास से 4 गोल्ड की प्लेट्स उसे दे देता है। ये देखकर पुलिस वाला लालच में आ जाता है। फिर वो उसकी सारी शर्त मान लेता है और राणा तुंगा की पूरी गैंग को नई पहचान के साथ इंडिया में रहने दे देता है और ये लोग आंध्रा में सेटल हो जाते हैं। अब हम कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राष्ट्रपति के पास एक कुरियर आया होता है। फिर जब इसे राष्ट्रपति खोलती है तो उसमें एक लेटर रखा था जिसमें लिखा था कि मैं तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की हूँ जो आंध्र प्रदेश में रहती हूँ। यह हमारे गांव में बहुत अत्याचार हो रहा है और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम जल्द ही मारे जाएंगे। इस बॉक्स में एक डेमो भी है, जरूर देखिएगा। अब जैसे ही राष्ट्रपति बॉक्स को देखती है तो उनमें कई सारे गाँव वाले के अंगूठे कटे हुए थे, जो देखकर राष्ट्रपति समझ जाती है कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है। तभी वो सीधा CBI ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाती है और वो लेटर देकर कहती है कि इस केस को तुम्हें ही हैंडल करना है और उन गांव वालों पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। जो सुनकर सत्यमूर्ति गांव वालों को बचाने के मिशन में पर चल जाता है। इधर गांव में जब एक किसान खेत में हल जोत रहा होता है तो उसे खेत में कई सारे लाशें मिलती हैं जिनके सर गायब थे। ये देखकर वो गाँव वालों को इकट्ठा करता है और गाँव वाले बस रोए जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक नई पुलिस वाली विजय लक्ष्मी अपनी टीम के साथ आती है और ये नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब वो गाँव वाले से पूछती है कि आपको अगर किसी पर शक है तो मुझे बताइए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। असल में विजय लक्ष्मी काफ़ी ईमानदार ऑफिसर थी, पर यहाँ गांव वाले डर के मारे किसी का भी नाम नहीं लेते। लेकिन इतने में ही एक बच्चा बोलता है कि इन सबको राणा तुंगा ने मारा होगा। ये सुनते ही विजय लक्ष्मी तुरंत राणा तुंगा के घर जाने लगती है। तभी उसके सीनियर का उस पर कॉल आता है, जो कहता है कि तुम जहाँ जा रही हो गलती से भी वहाँ मत जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर रास्ते में आधे पुलिस वाले गाड़ी से उतर जाते हैं कि जब हमारा सीनियर ही उस आदमी से डर रहा है तो हमारी क्या ही औकात हो। पर विजय लक्ष्मी डरने वाली में से नहीं थी। वो अपने लड़कियों की टीम के साथ राणा तुंगा को पकड़ने चली जाती है। अब जैसे ही विजय लक्ष्मी उस घर में एंट्री लेती है तो वहाँ राणा तुंगा के लोग पुलिस की वर्दी देखकर उस पर हमला कर देते हैं और विजय लक्ष्मी इन सबको चुन चुन कर मारती है। तभी अंदर से राणा तुंगा की बीवी भारती बाहर निकलती है और विजय लक्ष्मी के साथ उसके सभी साथियों को भी अंदर ले जाती है। यहाँ वो पूछती है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन विजय लक्ष्मी तो राणा तुंगा को गाली देने लगती है कि मैं उसे ले जाने आई हूँ। यह सुनते ही भारती को गुस्सा आ जाता है और वो विजय लक्ष्मी को बुरी तरह से मारती है। साथ ही में वो गुस्से में अपने गुंडे से सारे पुलिस वाले को कपड़े उतरवा देती है। तभी यहाँ विजय लक्ष्मी और उसके साथी इतने लोगों के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। फिर भारती उन्हें कहती है कि मेरा पति रावण है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अब तुम भी मेरी कैद में रहने वाले हो। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम प्रताप होता है। उसकी ट्रेन एक एक्सीडेंट के कारण किसी स्टेशन पर रुक जाती है और ट्रेन की मरम्मत में अभी काफी समय लगेगा, इसलिए प्रताप उसी स्टेशन पर घूमने निकल जाता है। लेकिन यहाँ तो एक गांव था जो काफी ज्यादा बंजर पड़ा था। तब प्रताप वहाँ पास के ही दुकान पर जाता है और वहाँ इडली खाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जो कि गलती से प्रताप का प्लेट गिरा देते हैं। इस पर प्रताप उन लोगों से कहता है कि यार तुमने मेरी प्लेट गिरा दी, चलो कोई बात नहीं, आप सॉरी बोल दो, मैं दूसरी प्लेट लेके खा लूंगा। लेकिन वो लोग तो प्रताप से ही बदतमीजी करने लगते हैं और कहते हैं जा, जिसे भी बुलाना है उसे बुला ले, हम किसी से नहीं डरते, तू जानता भी है हमारे ऊपर किसका हाथ है। ये सुनते प्रताप को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को बुरी तरह से मारता है कि एक तो गलती की, ऊपर से मुझसे ही एट के बात कर रहे हो। फिर वो उसी गैंग के आदमी से पूछता है कि अच्छा अभी तो मैं घूम ही रहा हूँ, बता तेरे पीछे किसका हाथ है। तब वो आदमी उसे सीधा अपने बॉस रेड्डी के पास ले जाता है, जो कि उस एरिया का मंत्री था। इधर हम रेड्डी को देखते हैं जो आज अपनी बेटी की शादी फिक्स कर रहा था और रेड्डी भी काफी खतरनाक इंसान था। तभी वहाँ प्रताप आता है और पूछता है कि रेड्डी कौन है।
फिर वो रेड्डी से कहता है कि अब तेरे आदमी की गलती की वजह से तू मुझसे माफी मांगेगा। लेकिन रेड्डी तो उसे ही धमकी देने लगता है कि अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तब गुस्से में प्रताप रेड्डी को भी पीट देता है, यहाँ तक कि उसके आदमियों को भी बुरी तरह से मारता है। ये देखकर रेड्डी कहता है कि तू जानता नहीं मेरे पीछे कौन है। ये सुनकर प्रताप कहता है कि चल अब मुझे उसी आदमी से मिलना है जो तेरे पीछे है, क्योंकि तुम लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले। उधर हम सत्यमूर्ति को देखते हैं जो अब उस गांव में जाने के लिए उस स्टेशन पर पहुंच चुका था। और तभी एक पुलिस वाला गांव के मिनिस्टर को कॉल करके कहता है कि सर यहाँ CBI ऑफिसर आ गए हैं और वो भी आपके गांव में आने वाले हैं। ये सुनकर मिनिस्टर डर जाता है, क्योंकि अगर CBI को गांव की सच्चाई पता चल गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब ये दिक्कत क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। इधर हम रजिस्ट्रार ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ सोमोलू नाम का आदमी जो कि राणा तुंगा का भाई था, उसने कई सारे एम्प्लॉयज को पीट कर बैठा के रखा था, क्योंकि वो लोग सोमोलू की बात नहीं मान रहे थे। असल में सोमोलू का कहना था कि इन ब्लैंक पेपर पर अपने साइन कर स्टैंप लगा दे, बाकी जो भी लिखना होगा वो हम लिख लेंगे। और उन्हें ये पेपर कई सारे गांव के लिए चाहिए थे। तभी वहाँ रेड्डी के साथ प्रताप आता है और पूछता है कि तुम में से समोलू कौन है जिसके दम पर ये रेड्डी इतना उछल रहा है। फिर वो समोलू से आकर कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने जो गलती की है उसके लिए तू मुझसे सॉरी बोलने वाला है। लेकिन समोलू उल्टा प्रताप पर ही हाथ उठाने लगता है, जिस पर प्रताप सोमोलू को कुत्ते की तरह मारने लगता है। साथ ही वो उसके पूरे गैंग को भी मारता है, जो रेड्डी बस देखता ही रह जाता है। तभी प्रताप को एक आदमी कहता है कि आपने राणा तुंगा के भाई के ऊपर हाथ उठाया है और ये बहुत बड़ी गलती कर दी। इस पर प्रताप हंसने लगता है और कहता है कि अब वो सॉरी बोलेगा। इधर हम सत्यमूर्ति को देखते हैं जो कि उस गांव में जाते समय ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ राणा तुंगा कौन है। तब वो ऑफिसर बताता है कि एक पुलिस वाले ने सोने के लालच में इस राणा तुंगा को आंध्रा में रहने की परमिशन दे दी, तो राणा तुंगा यहाँ मछुआरा बन गया। पर क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही रहता है, उसने यहाँ भी आतंक मचाना शुरू कर दिया। जो देखकर जब पुलिस वाले उसे भागाने के लिए आए कि तू इंडिया में नहीं रह सकता, तो राणा तुंगा ने उसी पुलिस वाले का गला काट कर उसे मार डाला। जिसके बाद राणा तुंगा ने ऐसे ही कई लोगों को मारकर अब तक 40 गांव में अपना आतंक बना लिया है और कोई भी डर के मारे उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि राणा तुंगा संकी आदमी है जो कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि राणा तुंगा ने अपने गैंग बड़ी करने के लिए गांव के 18 से 20 साल के बच्चों को नशा करवाया और अपने गैंग में शामिल कर लिया। फिर वो अपने परिवार को भी श्रीलंका से इंडिया में ले आया और अब वो यहाँ राजा की तरह रहता है। इधर अब प्रेजेंट में सोमोलू को लेकर प्रताप सीधा राणा तुंगा के घर आता है और उसे देखकर सब चौंक जाते हैं कि इसने सोमोलू को हाथ कैसे लगाया। तभी राणा तुंगा आता है और सोमोलू को लगता है कि मेरा भाई अभी से छोड़ेगा नहीं। लेकिन प्रताप पूरी बात बताता है कि इसने मुझे सॉरी नहीं बोला तो मैंने इसका ये हाल कर दिया। तब राणा तुंगा उसे चुपचाप सॉरी बोल देता है और प्रताप खुश हो जाता है कि चलो अब मामला शांत हुआ। फिर प्रताप जैसे ही जाने वाला होता है तो उसे यहाँ पुलिस की वर्दी पड़ी हुई मिलती है और कई जगह पर खून पड़े थे। ये देखकर उसका दिमाग घूम जाता है और वो पूछता है कि ये सब क्या है, जिसका कोई जवाब नहीं देता है। इसलिए प्रताप खुद खून की बूंदों के पीछे जाता है और वो कमरे में उसे विजय लक्ष्मी और उसके साथियां दिखती हैं, जिनके पास एक भी कपड़े नहीं थे। इसलिए प्रताप उन्हें वो वर्दी दे देता है। लेकिन इतने में राणा तुंगा के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और राणा तुंगा भी प्रताप को मारने आ जाता है कि तू मेरे घर में घुसकर मेरे कैदियों को कैसे तू ले जा सकता है। जिस पर प्रताप कहता है कि अगर एक बार मैंने तेरा गला पकड़ लिया ना तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। और वो अपने आदमियों की हालत देखकर भारती अपने पति राणा तुंगा से कहती है कि अभी उसे जाने दो, बाद में देख लेंगे। तब राणा तुंगा उसे जाने देता है। इधर वही मिनिस्टर आकर सीधा सत्यमूर्ति से मिलता है और कहता है कि मैं तुझे दुनिया भर के पैसे दूंगा और तेरे रिटायरमेंट के बाद तुझे एक राज्य का गवर्नर भी बना दूंगा, बस तू गांव में मत जा और झूठी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दिखा दे कि गांव में सब कुछ ठीक है। लेकिन सत्यमूर्ति उसकी बात नहीं मानता। उधर राणा तुंगा गुस्से में था कि वह उस प्रताप को छोड़ेगा नहीं जिसने उसके घर में घुसकर इतना सब कुछ किया। तभी उस पर उसी मिनिस्टर का कॉल आता है कि वह सत्यमूर्ति मान ही नहीं रहा है और जल्दी वो गांव में आ जाएगा, इसलिए आप कुछ करो। इधर सत्यमूर्ति जब आगे बढ़ रहा होता है तभी एक ट्रक आकर उसकी कार को उड़ा देता है, जो कि राणा तुंगा ने ही भेजा था। वहीं प्रताप की गाड़ी के पीछे राणा तुंगा के आदमी पड़ जाते हैं और यहाँ भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें प्रताप तो कई सारे आदमियों को मार देता है, पर इसी लड़ाई में एक पुलिस वाली बुरी तरह से घायल हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि सत्यमूर्ति तो जिंदा है और वो जानता था कि उसकी कार पर हमला जरूर होगा, इसलिए उसने पहले ही कार बदल ली थी। इधर प्रताप उस पुलिस वाले का इलाज के लिए उसे एक गांव में ले जाता है
लेकिन ये गांव तो पूरी तरह से खाली पड़ी थी और थोड़ी देर में उस लड़की की मौत हो जाती है, जो देखकर प्रताप और विजय लक्ष्मी को बहुत ही दुख होता है। तभी विजय लक्ष्मी पर राणा तुंगा का फोन आता है और वो प्रताप से कहता है कि तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी तो बस एक ही पुलिस वाली मरी है, अब देख तेरा क्या हाल होता है। जो सुनकर प्रताप को बहुत गुस्सा आता है। तभी प्रताप गांव की हालत देखकर विजय लक्ष्मी से पूछता है कि इस गांव में क्या हुआ है और तुम लोग राणा तुंगा के घर में उस हालत में कैसे गए। जिस पर वो बताती है कि यहाँ कई सारे लाशें मिली थी, इसलिए हम राणा तुंगा को पकड़ने गए थे, पर वहाँ तो हमें ही भारती ने पकड़ लिया और वहाँ हमें एक खास बात पता चली। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और भारती बताती है कि ये सब विदेश से शुरू हुआ था। असल में एक विदेशी बिजनेसमैन ने मिनिस्टर से मिलकर बताया था कि आपके एरिया में एक यूरेनियम का अल्टरनेटिव मिला है, थेरियम, जिसको बेचकर आप हजारों करोड़ों कमा सकते हैं और वो थेरियम हम आपसे ही खरीदेंगे। जो सुनकर मिनिस्टर मान जाता है। फिर मिनिस्टर सीधा राणा तुंगा के पास गया और उसे बताया कि जिस एरिया में तुम राज करते हो वहाँ थेरियम मिला है और अगर उसे हम एक कंपनी को बेच दें तो हम कई हजारों करोड़ों का मालिक बन जाएंगे। जिस पर राणा तुंगा सोचता है कि फिर मैं भी इंडिया छोड़कर वापस श्रीलंका चला जाऊंगा और राजा की तरह रहूंगा, जहां सरकार भी मेरे अंडर रहेगी। इसलिए राणा तुंगा इस डील के लिए मान जाता है। बस उसे अब कैसे भी करके 30 गांव खाली करवाने थे, जहां से कंपनी थेरियम निकाल सके। इसलिए राणा तुंगा लाइन से कई सारे गांव जबरदस्ती खाली करवाने लगता है और लोग डर के मारे चले भी जाते हैं। फिर एक दिन एक लड़की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है कि हमें बचा लीजिए, यहाँ राणा तुंगा सारे गांव वालों को बेघर कर रहा है। अब ये वीडियो जैसे ही मिनिस्टर देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है और वो पुलिस वाले को भेज देता है कि उस लड़की को जाकर सबक सिखाओ। तब वो पुलिस वाला उस लड़की को खूब मारता है और पूरे गांव के सामने उसके कपड़े फाड़ देता है और गांव वाले भी कुछ नहीं कर पाते। अब सीन प्रेजेंट में आता है और विजय लक्ष्मी बताती है कि राणा तुंगा के लोगों ने हमें भी नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारे साथ भी दुष्कर्म किया है। तभी वहाँ एक और औरत आती है जो ये सब सुन रही होती है और प्रताप जब पूछता है कि क्या एक भी गांव वाले ने आवाज नहीं उठाई राणा तुंगा के खिलाफ, तब वह औरत बोलती है कि एक गांव ने हिम्मत की थी पर पुलिस वालों ने उल्टा उन्हें ही मारा था। फिर हम देखते हैं कि जब गांव वाले मार खाकर घर वापिस आए तो आधे गांव वाले वहां से जाने लगे कि जिंदा रहेंगे तभी तो सही सब कुछ हो पाएगा। तभी एक बच्ची आकर बताती है कि क्यों ना हम सीधा राष्ट्रपति को लेटर लिखें, शायद वो हमारी मदद कर पाए। जिसके बाद ये लोग वो लेटर लिखते हैं और अपना अंगूठा काट कर उसी में रख देते हैं ताकि राष्ट्रपति को इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस के बारे में पता लग सके। फिर ये लोग अपने किसी जानने वाले के जरिए वो उन्हें कोरियर कर देते हैं। हालांकि जैसे वो लोग गांव पहुंचने वाले होते हैं तभी राणा तुंगा और उनके लोग उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिल गई थी कि यहाँ राणा तुंगा के खिलाफ कुछ कर रहे थे और जो बिना सर के लाशें उस किसान के खेत में मिली थी, ये लाशें उन्हीं लोगों की थी जिन्हें राणा तुंगा ने मारा था। ये सब सुनकर प्रताप को काफी गुस्सा आता है और वो उन सब से वादा करता है कि मैं उस राणा तुंगा को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ से सीधा प्रताप पहले तो थाने जाता है और सीधा राणा तुंगा के खिलाफ कंप्लेन लिखवाता है, लेकिन यहाँ तो कोई भी पुलिस वाला उस कंप्लेन को लिखने के लिए तैयार ही नहीं होता। तभी वहाँ विजय लक्ष्मी आती है, जिसे देखकर वो सीनियर ऑफिसर हंसने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि उस घर में मत जाओ। ये देखकर प्रताप उस पुलिस वाले को ही मारने लगता है, पर बाकी पुलिस वालों ने उसे पकड़कर बांध दिया और हम देखकर समझ पाते हैं कि प्रताप पुलिस की वर्दी पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप मार खा लेता है। फिर यहाँ पुलिस वाले सोमुलू को कॉल कर उसे बुलाते हैं कि आपका दुश्मन हमारी कैद में है। तभी सोमुलू आकर प्रताप को मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही जेल में से एक आदमी कहता है कि पहले देख तो लो, ये जानबूझकर तो शांत नहीं है, क्योंकि मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये पूरा बुलडोजर है। फिर वो जेल वाला आदमी बताता है, मैं जब एक बड़े जेल में था तब ये भी वहाँ था और जब एक बड़ी गैंग ने इससे पंगा लिया तो इसने उनका वो हाल किया कि आज तक वो चल नहीं पाए। तभी वहाँ एकदम से प्रताप उठ जाता है और सोमुलू के साथ साथ उसके सारे आदमी को बुरी तरह से मारता है। साथ ही यहाँ विजय लक्ष्मी और उसके साथी भी कई भ्रष्ट पुलिस वाले को मार डालती है। इसके बाद जैसे ही राणा तुंगा थाने में आता है तो उसे अपने भाई सोमुलू के साथ अपने कई सारे आदमियों की लाशें नजर आती है और अपने भाई को मरा हुआ देखकर राणा तुंगा को काफी गुस्सा आ जाता है। इधर सत्यमूर्ति को उसके ऑफिसर बताते हैं कि सर, ये राणा तुंगा का फेस स्कैन करने पर हमें पता चलता है कि ये तो इंटरनेशनल क्रिमिनल टाइगर गैंग का लीडर करी कलान है। जो सुनकर सत्यमूर्ति के होश उड़ जाते हैं कि ये क्रिमिनल इतने सालों से यहाँ छुप कर बैठा था। तभी सत्यमूर्ति सीधा आर्मी यूनिट को कॉल करता है और कहता है कि मुझे अभी स्पेशल फोर्स की जरूरत है एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। जिस पर वहाँ का सीनियर ऑफिसर बोलता है
कि इतनी जल्दी आपको स्पेशल फोर्स तो नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेकिन एक ऑफिसर अभी उसी एरिया में ट्रैक किया गया है, वो आपकी मदद कर सकता है क्योंकि वो अकेला ही काफ़ी है, जो जाट रेजिमेंट का ऑफिसर है। तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि प्रताप ही है। इधर राणा तुंगा सारे पेपर्स लेकर आ जाता है जिसमें गांव वाले के अंगूठे थे, और वो गुस्से में उन गांव वालों को भी उठा लाता है जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। यहाँ वो बिजनेसमैन बताता है कि इस डील के बदले 25,000 करोड़ मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले राणा तुंगा कहता है कि मैं अपना बदला तो पूरा कर लूं। ये कहकर वो उन गांव वालों को तड़पा तड़पा कर मारने लगता है। तभी वहाँ प्रताप एंट्री मारता है जो लाइन से राणा तुंगा के आदमी को मारने लगता है। ये देखकर राणा तुंगा वहाँ बैठी छोटी बच्ची पर बंदूक तान देता है, लेकिन प्रताप जैसे तैसे कर बच्ची को बचाकर राणा तुंगा को बुरी तरह से पीटता है और फिर वो उसे भी लटका कर जान से मार डालता है। वहीं भारती को जब विजय लक्ष्मी पकड़ने जाती है तो वो भी खुद को गोली मार लेती है। इधर सत्यमूर्ति भी पहुंचता है और राणा तुंगा को मारा हुआ देखकर वो सीधा राष्ट्रपति को कॉल करके कहता है कि हमारे आने से पहले ही एक सोल्जर ने ये वॉर खत्म कर दी, और वो ब्रिगेडियन बलदेव प्रताप सिंह है, जो सुनकर राष्ट्रपति भी खुश हो जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं, मूवी वन टाइम वॉचेबल तो है, जो कि सिकंदर से काफी ज्यादा पसंद आई है, और यहाँ सनी देओल को देखकर आप कन्विंस हो जाते हैं कि जरूर ये आदमी कुछ ना कुछ तबाह तो करने आया है। यहाँ हर किसी ने काफी दमदार परफॉर्मेंस दी है। बाकी आपको इन मूवी को लेकर कोई राय है तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।